शहरों में एक शहर सुना था दिल्ली, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली अब खौफ का शहर बन चुकी है, जहां की फिजा जहरीली है। सर्दियों की आहट आते ही जहां लोगों को एक जाना पहचाना सा डर सताने लगता है, क्योंकि यहां हर साल सर्दी में करीब 27% लोग ताज़ी हवा में सांस लेने के लिए अपना घर बार छोड़कर कहीं और जाने को मजबूर हो जाते हैं। जी हाँ हुसैन, वो दिल्ली एनसीआर ही है जिस पर अक्टूबर आते ही स्मॉग की चादर लिपट जाती है। गाड़ियों, फैक्ट्रियों, कारखानों और पराली जलाने से निकलने वाला धुआं सांसों पर इमरजेंसी लगा देता है और हवा इतनी जहरीली हो जाती है कि दम घुटने लगता है। कोल्ड, कफ, वायरल फीवर, बॉडी पेन, साइनस, निमोनिया, इसके अलावा और बहुत तरह की परेशानियां शुरू हो जाती हैं। सांसों के मरीजों के लिए तो दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए हवा के साथ सांसों में घुलकर शरीर के अंदर जा रहा प्रदूषण रेस्पिरेटरी ट्रैक में जमा हो जाता है और फिर चेस्ट कंजेक्शन, लंग्स इन्फेक्शन, अस्थमा, टीबी, ब्रोंकाइटिस और लंग्स कैंसर की वजह बनता है। वैसे हमेशा की तरह इस बार भी सरकार स्मॉग को रोकने के लिए तमाम उपाय कर रही है हुसैन। एयर पोल्यूशन अब सिर्फ दिल्ली एनसीआर को ही बीमार नहीं बना रहा, इसकी गिरफ्त में तकरीबन पूरी दुनिया है, जो हर दिन 6000 लोगों की जान ले रहा है। दुनिया भर की बात अगर की जाए तो मौत का यह आंकड़ा करीब 60 लाख है। ऐसे में हमें ना सिर्फ पोल्यूशन कम करने के तरीके अपनाने होंगे, बल्कि इस जहर से खुद को बचाने के लिए एक मजबूत सुरक्षा चक्र भी बनाना होगा। और ये होगा कैसे? इसके लिए यौगिक फिल्टर की जरूरत है, जिससे सांसें बचेंगी, जिंदगी बचेगी, बल्कि हार्ट और लंग्स को भी एक नई जिंदगी मिलेगी। और ये सब कुछ कैसे मुमकिन होगा, ये आप बखूबी जानते हैं। आपको रोजाना स्वामी रामदेव ऐसे बहुत कुछ बताते हैं और आज भी आपको स्वामी जी बताएंगे कि कैसे जहरीली फिजाओं के बीच खुद की हिफाजत करनी है और अपने अपनों की हिफाजत करनी। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। मैं स्वातंत्र्य वीर सावरकर की पुण्य स्मृति में बना हुआ जो स्मारक है मुंबई का, आज वहाँ से आपसे संवाद कर रहा हूँ और ताड़ासन के साथ। ये ताड़ासन भी सांसों की इमरजेंसी को समाप्त करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता। देखने में छोटा सा लगता है लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है। तो मुंबई से लेकर के, दिल्ली से लेकर के बेंगलोर, अब तो हैदराबाद, पुणे बहुत अच्छा शहर माना जाता था, अब तो वहाँ पर भी पोल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ गया। और जो आपने दिल्ली की बात कही तो वो तो लाजमी बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है। वह तो मैंने सुना है लोगों की 10 साल की उम्र तक कम हो जाती है। तो हमने कहा भाई चलो अपने घरों में ही थोड़ी जड़ी बूटियाँ, पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ लगाओ, थोड़ा प्राणायाम को अपना लो। आपके शरीर में जहर तो जाएगा, लेकिन आपका शरीर जब मजबूत होगा तो उसको बाहर निकाल देगा। आपके फेफड़े मजबूत होंगे तो फेफड़ों के जहर को निकाल देंगे। आपकी आंतें मजबूत होंगी, लीवर, पाचन तंत्र मजबूत होगा तो शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देगा। आपकी स्किन स्वस्थ होगी, हेल्दी होगी, शक्तिशाली होगी तो पसीने से बाहर निकाल देगी। आपका मन शक्तिशाली होगा तो आप तन और मन के सारे रोगों को, सारे मैल को आप निकाल सकेंगे। तो ताड़ासन से और ये स्कंद संचालन से आज हम अपने अभ्यासों की शुरुआत कर रहे हैं। अब इसके आगे निरंतरता के साथ बढ़ेंगे और जो आपने जितनी समस्याएं बताई, जितने चैलेंजेस बताए हैं, इन सब से आज सबको उभारेंगे मेरे भाई हुसैन। बिल्कुल स्वामी जी, बहुत ज़रूरी भी है। लोग बड़ी उम्मीदों के साथ रोज़ाना सुबह 7:56 पर इंडिया टीवी ऑन करते हैं कि स्वामी जी वहाँ आएंगे और हमें ज़िंदगी जीने का, बीमारियों से लड़ने का तरीका बताएंगे। स्वामी जी, अब मौसम तेज़ी से बदल रहा है, मौसम ठंडा हो रहा है, टेम्परेचर गिरने के साथ स्मॉग का डर लोगों को सता रहा है। सर्दी, खांसी, जुकाम, चेस्ट कंजेशन, गले में दर्द, मतलब बहुत तरह की परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ेगा जैसे ही मौसम और थोड़ा सा ठंडा होगा। तो आज सबसे पहले योग का एक पावर पैक्ड अभ्यास करवा दीजिए। पूजा यहाँ तैयार है मैट पर, और ताकि सर्दी दूर भाग जाए और सर्दियों में भी अगर थोड़ी बहुत कहीं सर्दी है तो गर्मी का एहसास आ जाए। पूजा भी लंबी साधना के बाद लौटी है जी। बहुत बहुत आशीर्वाद बहन आपको। तो ये पावर योगा का सेशन है जो हम 2 ही मिनट में करवा देते हैं। योगिक जॉगिंग के अभ्यास, सूर्य नमस्कार के अभ्यास, दंड बैठक के अभ्यास। इसमें लंबे लंबे श्वास भी होते हैं, लेते भी हैं, छोड़ते भी हैं। और जब लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे ऐसे अभ्यास करते हैं, जब पूरे कर सके अच्छी बात है, पूरा कर ले, और जो पूरा ना कर सके तो आधा ही कर ले। इतना तो सभी कर सकते हैं, फिर ये भी हो जाए तो और अच्छी बात है।
ऐसे ऐसे। अब मेरे साथ तो यहाँ जवान जवान बच्चे हैं, यहाँ पर भी पूजा की तरह जो है कुंदन जी, अरविंद जी, हमारे जब कार्यक्रम शुरू हुआ और जब आप मुझे नजर आए स्वामी जी पहली दफा भी आज, तो ऐसा लगा किसी नाटक के मंचन के लिए आपने तैयारी कर रखी है। ये दुनिया एक नाटक ही है, तो इस नाटक को ठीक से निभाने के लिए हमारे गुरुजी कहा करते थे, नाटक करो तो ऐसा कि तुम रियली इसको जी रहे हो। जब लोग एक्टिंग करते हैं ना भगवान राम की, कृष्ण की, शिव की, महारानी लक्ष्मीबाई की, वीर सावरकर की, भगत सिंह की, तो ऐसा लगना चाहिए कि हम उस चरित्र को जी रहे। नाटक करो तो ऐसा कि उसको जी रहे हो, और जिंदगी ऐसे जियो कि तुम नाटक कर रहे हो। तो हमारे पूज्य गुरु शरण जी महाराज जी तो हर बात को ही कहते, भाई ये तो नाटक है, करना ही पड़ेगा। तो जीवन एक नाट्य मंच है, और उसको जैसे मेरे साथ यहाँ सायली जी से लेकर के यहाँ पर सब भाई मेरे साथ कर रहे हैं, और पूरे करोड़ों भाई बहन हमारे साथ जुड़ जाते हैं। और ये जो पावर योगा का सेशन बताए ना आपको, इसको रोज करते हैं ऐसे और फिर ऐसे। तो ये 12 अभ्यास योगिक जोगिंग के, 12 अभ्यास सूर्य नमस्कार के, और दंड बैठक भी अभी मैं करवा देता हूँ। ऐसे ऐसे थोड़ा फास्ट हो गया है, और ये तो हमारे औजार तंत्र भी गिरने लग गए, कोई बात नहीं। फिर ऐसे और फिर इसके बाद सूर्य नमस्कार भी सामान्य गति से कर ले, मध्यम या तीव्र गति से कर ले। प्रणाम आसन, ऊर्ध्वस्थासन, पादहस्तासन, दक्षिणासन, संचालनासन, पर्वतासन, साष्टांगासन, भुजंगासन, पर्वतासन, वाम संचालनासन, पादहस्तासन, ऊर्ध्वस्थासन, ऐसे प्रणाम आसन। तो ये तो पावर योगा का सेशन हो गया, जो ऐसे कर लेंगे। देखो स्वामी जी, आप पावर योगा करवाइए, लेकिन मैं बीच में कुछ चीजें और आपके हवाले करता हूँ। एक बहन मेरे से मिली, बोले स्वामी जी मेरे को मई जून में भी रजाई ओढ़नी पड़ती है, कंबल ओढ़ना पड़ता है, और हमको दिसंबर जनवरी में भी रजाई की और स्वेटर की जरूरत नहीं पड़ती। जी मेरे भाई सर। स्वामी जी, मैं कह रहा था कि आप ये पावर योगाभ्यास करवाते रहिए, बीमारी लगती है। अब मैं एक चीज और जरा आपके सामने रखता हूँ। स्वामी जी, जो दुश्मन नजर आ रहा है उससे लड़ना तो आसान है, लेकिन एक दुश्मन ऐसा है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी वो हमारे इर्द गिर्द है, हमारी सांसों में घुल कर जा रहा है, हमारे बॉडी के अंदर। PM 2.5 लेवल यानी हवा में मौजूद छोटे छोटे कण हमारी जान के दुश्मन बने हुए हैं, और जहरीली हवा के साथ हर साल लाखों लोगों की मौत की वजह बन जा रहे हैं। दरअसल लंग्स कमज़ोर होने से अस्थमा का खतरा भी मंडराने लगता है। तो अब जाहिर है कि लंग्स अगर मजबूत होगा तो PM 2.5 या कुछ और भी जो पार्टिकल्स जा रहे हैं बॉडी में, वो नुकसान नहीं कर पाएंगे। लंग्स उन्हें जो है क्लीन करके वापस बाहर निकाल देगा। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ज्यादा गर्म हवाएं, ज्यादा ठंडी हवाएं, जरा सा ऊंचा नीचा होते ही वो लोग ऊंचे नीचे होने लगते हैं। उनके जीवन में उथल पुथल, क्या तबाही का मंजर होता है, जिनके फेफड़े कमजोर होते हैं। अब रेस्पिरेटरी ट्रैक को पूरा स्ट्रेंथन करने के लिए भुजंगासन 10 बार से लेके ऐसे 100 बार तक हम करवा देते। अब देखो, फेफड़े को मजबूत करना है, धीरे धीरे या मध्यम गति से ऐसे ये भुजंगासन 100 बार करे। जो इतना भी ना कर सके वो कम से कम ये कर ले, मकर आसन कर ले। और फास्ट हो गया आज, मेरा तो पहला दिन है। फिर जो पूरा कर सके फिर दूध में हल्दी शिलाजीत ले लेना, आपके लिए च्यवनप्राश भेज देता हूँ, एक ट्रक भेज करके पूरे इंडिया टीवी के लिए, जिससे कि सारा इंडिया टीवी इतना मजबूत रहे। जैसे कोरोना में एक भी दुर्घटना इंडिया टीवी में नहीं भी, क्योंकि हमने सबको अणु तेल, गिलो घनवटी, कोरोनिल भेज दिया था। अभी च्यवनप्राश भेजूंगा। कितनी ही प्रचंड ठंड हो, दूध में हल्दी शिलाजीत और च्यवनप्राश ले लो, ठंड गायब। दूध में हल्दी शिलाजीत लेकर के और साथ में लाक्षादि गूगल खा लो, अर्थराइटिस गायब। हाँ, अर्थराइटिस, अस्थमा,
दूध में थोड़ा सौंफ उबाल करके पी लो, एसिडिटी गायब, थोड़ा ठंडा करके पी लेना। छोटे छोटे उपाय हम बताते हैं। अस्थमा के लिए सबसे अच्छा उपाय है स्वसारी ब्रोन-को, और जिनको बहुत ज्यादा है वो डेली, जिनको थोड़ा कफ कोल्ड रहता है वो सप्ताह में एक बार नस्य कर लें। स्वसारी पंचकोल का काढ़ा पी लें। ये गिलोय, ये तुलसी, हल्दी, अदरक, हनी गर्म पानी में मिलाकर के सुबह सुबह एक बार पी लिया, कहां फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम कमजोर रह सकता है। बरम उपास्व योगम उपास्व, कमजोर को सब बीमारियां हो, कमजोर को ठंड नहीं जीने देती। मकरासन, भुजंगासन, अरे एक बहुत अच्छा अभ्यास है, चलो उसको भी करवा देते हैं। एक तो उष्ट्रासन और एक गोमुखासन। कमजोर को बीमारी लगती है, कमजोर को ठंड लगती है, कमजोर को बैक्टीरिया, वायरस, फंगस परेशान करते हैं। कमजोर तो डेंगू, चिकनगुनिया और कोई मच्छर से ही मर जाता है। लो अब बताओ, कमजोर को मच्छर भी मार देता है। और मैंने कई बार कहा, हमको डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया वाला मच्छर काटता है तो मच्छर ही मर जाता है, उसका मोक्ष हो जाता है। मरना थोड़ा शब्द अच्छा नहीं है सुबह सुबह, तो हमको कमजोर नहीं रहने देना किसी को। कमजोर को ही सारे बैक्टीरिया, वायरल, फंगल माने कम्युनिकेबल डिजीज होंगी, और नॉन कम्युनिकेबल, ये अस्थमा, ये बीपी, ये शुगर, ये थायराइड, ये मोटापा, ये हार्ट अटैक, एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, ये कैंसर, ये टीबी जैसे रोग, ये किसको होते हैं? टीबी संक्रामक रोग और अपने भीतर से भी पैदा हो जाता है, जेनेटिकली भी रॉन्ग डायरेक्शन में म्यूटेशन हो जाता है, हमारे लंग में, लीवर में, ब्रेस्ट में, कहीं ना कहीं टीबी आदि हो जाते हैं। किसको? कमजोर को। जिसका शरीर, जिसकी इम्यूनिटी कमजोर होगी उसको कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल सब डिजीज। अब जिसका हार्ट मजबूत है, क्या करेगा? उसको कोई बीमारी उसके क्या करेगी? लीवर, किडनी, आंतें, फेफड़े, जिसके मजबूत है, जिसका शरीर बल, मनोबल, आत्मबल प्रबल है, मेरे भाई हुसैन जी, रोग कोसों दूर रहते उसके। अरे बोले भाई हम बच के रहो रहे, यहाँ अपने लिए जगह नहीं है। और जो कमजोर से होते हैं उसमें एक बीमारी आने के बाद, मैंने कहा ना, पूरा कुनबा खानदान उसमें आकर के बोले, ये बढ़िया सी जगह, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर आओ। तो हमें सारी बीमारियों को, पूरे कुनबे को भगाना है मेरे भाई। बिल्कुल स्वामी जी, और इसीलिए रोजाना ये कार्यक्रम जो है वो को स्ट्रेंथन करने वाला बता, लाखों लोगों की जिंदगी को बेहतर बना रहा है। स्वामी जी, योग से जिस तरह लंग्स को प्यूरिफाई करने का तरीका आपने बताया है, क्या योगाभ्यास और वर्कआउट करने से ब्लड को भी प्यूरिफाई वैसे ही किया जा सकता है? तो जरा एक बार इस पर इसका तरीका बताइए कि ब्लड को कैसे प्यूरिफाई किया जाए। हाँ, ब्लड को प्यूरिफाइड करने का क्या तरीका? आजकल ना घरों में मशीन लगाते हैं, ये एयर को साफ करने वाली, एयर क्या, एयर स्टरलाइज, हाँ एयर प्यूरिफाई, एयर को स्टरलाइज करने के लिए एयर को प्यूरिफाई करने के लिए लाखों लाखों रुपए के इक्विपमेंट लगा रखे लोगों ने। अरे मैंने कहा घर की तो साफ कर ली, तेरे घर के बाहर निकलते जो गली में जाएगा, ऑफिस में जाएगा, जब फैक्ट्री में जाएगा, वहां की हवा कौन साफ करेगा? ऑक्सीजन चैम्बर बना रखे हैं लोगों ने। हाँ, एक आदमी के बारे में मैंने सुना, वो ऑक्सीजन के चैम्बर में ही सोता था। हाँ, ये भी सोता था, वो जो मर गया ना, जो माइकल जैक्सन, वो भी ऑक्सीजन चैम्बर में ही सोता था। जापान में ऑक्सीजन चैम्बर बने हुए हैं। तो देखो, अपने भीतर की एयर को प्यूरिफाई करना है और ब्लड को प्यूरिफाई करना है। तो आप सांस ले लो, खराब चीज बॉडी स्वीकार ही नहीं करती। देखो, शरीर का मूल स्वभाव, द बेसिक नेचर ऑफ आवर बॉडी, द बेसिक नेचर ऑफ आवर माइंड एंड सोल इज प्योरिटी। हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारा चित्त चेतना, हमारी आत्मा पवित्रता को ही स्वीकार करती है। यही हमारा मूल स्वभाव, यही हमारी मूल प्रकृति है। ये कर लो, बैठे बैठे कर लो ऐसे एक, और ये दूसरा, ये देखो ऐसे लंबे सांस ले लो। और लंबे सांस लेते हुए ताड़ासन, त्रिरक ताड़ासन से लेकर के योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार, भुजंगासन, मकरासन, गोमुखासन से लेकर के कोई भी अभ्यास कर लो, तो अच्छी एयर अंदर ले लेगा शरीर, खराब एयर को, विषैली को बाहर छोड़ देता है। 20% ही ऑक्सीजन होता है जो हम एयर लेते हैं उसमें,
बाकी 80% में तो वो है जो हमारे लिए जरूरत नहीं है। कुछ उसमें विषैली, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड आदि बहुत बहुत कुछ घूमता रहता है। सारी चीजें हमारा शरीर अडोप्ट कर ले तो हम तो मर जाएंगे। तो लंबे सांस लेने से हमारा ब्लड प्योरीफाइड हो जाता है। फिर ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए गोधन, अर्क, नीम की गोली, फिर डर्माग्रिट, कायाकल्प, सोरोग्रिट, मिलिनोग्रिट, महामंजिष्ठाध्यारिष्ट, खदिरारिष्ट, और ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए कायाकल्प क्वाथ। ये गिलोय रखे ना, गिलोय के बारे में आज मुझे बहुत कुछ बताना है, फैक्ट चेक में भी बहुत कुछ बताना है। कुछ लोगों ने बोला था क्या इससे रिसर्च पेपर भी गलत आंकड़ों के साथ, गलत तथ्यों के साथ, आप किसी भी बात को गलत ढंग से भी प्रस्तुत कर सकते हैं, गलत तथ्यों के साथ और गलत संदर्भों के साथ, गलत डायरेक्शन में आप चीजों को ले जा सकते हैं। गिलोय पिए, तुलसी पिए, और नीम बहुत अच्छा है, सबको उपलब्ध होता है। नीम के 8-10 पत्ते चबा लो। अब जिनसे नीम वैसे नहीं खाया जाता तो नीम की गोली खा लो, ब्लड प्योरीफाइड हो जाता है पूरा का पूरा मेरे भाई। एकदम आपको प्रामाणिक बात कह रहा हूं। और ब्लड कम भी हो तो फिर तो अनार, गाजर, चुकंदर, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, खजूर और अंजीर, मुनक्का आदि जो हम बताते हैं, इसका साथ में और सेवन कर लें तो मेरी तरह से फिर 17.5 हीमोग्लोबिन रहेगा, उसकी भी दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा स्वामी जी, कई बार लोगों को भाती और कर ले, और वो मंडूकासन, योग मुद्रासन में कर ले तो और अच्छा। जी मेरे भाई, स्वामी जी कई बार लोगों को खांसी आ रही होती है, बहुत हेकिंग खांसी आ रही होती है, बार बार बिल्कुल से जान लेने वाली, और जब वो एक्सरे कराते हैं या सीटी कराते हैं तो कुछ मिलता नहीं है, पता है चलता है कि एलर्जी है किसी तरह की, और इस एलर्जी की वजह से उनको ये परेशानी हो रही है, सांस फूल रही है या फिर बार बार खांसी आ रही है। तो जो तरीके अब तक आपने लंग्स को मजबूत करने के बताए हैं, क्या वो एलर्जी दूर करने के लिए भी वही काफी है या कुछ और अलग से करना है? देखो, कमजोर को एलर्जी होती है। फेफड़े कमजोर होने से अलग अलग तरह की हवा से, मिट्टी से, पानी से, गंध से, सुगंध से, दुर्गंध से एलर्जी हो जाती है। तो स्वासारी, ब्रोनकोम, स्वासारी, पंचकोल का काढ़ा, दूध में हल्दी, सिराजी, च्यवनप्राश और गिलोय, तुलसी, हल्दी, अदरक, जो हनी वाला प्रयोग बताया, इससे तो फेफड़े मजबूत होंगे ही होंगे। जिनको गले में एलर्जी होती है ना, तो लवंगादि, खदरादि या कंठामृत थोड़ा चूस लिया करें। और एक खास बात बताता हूं, मंडूकासन, योग मुद्रासन तो हम रोज करवाते हैं, ये भी कर लो, ये तो अच्छा है। पाचन तंत्र अच्छा रहेगा तो श्वसन तंत्र और प्रतिरक्षा तंत्र, जीवन तंत्र ये अच्छा रहता है। देखो, जिनको भी ये गले में बहुत इरिटेशन और खराश और रिएक्शन होता है, ये इसके लिए मैंने कई बार बताया, फिर से दोहराता हूं। मैंने अनूप जलोटा जी का उदाहरण भी देकर के बताया था। 100 ग्राम एलोवेरा, 15-20 ग्राम कच्ची हल्दी, 15-20 ग्राम अमरूद के पत्ते, 10-15 पत्ते, और उसमें 2-3 ग्राम सेंधा नमक, ये डाल के मिक्सी में घोट करके 50-100 ग्राम पानी और डाल दे, उसमें अच्छी तरह से घोट करके, उबाल करके, फिर छान करके सहता इसके गरारे कर ले। सभी प्रकार की गले की एलर्जी ठीक। और यहाँ से जिनको पेट की एलर्जी रहती है ना, खाने पीने की चीजों से एलर्जी, बहुत तरह के आजकल एलर्जी टेस्ट होते हैं, और मुंबई उसका सबसे बड़ा अड्डा है। यहाँ सैकड़ों करोड़ रुपए एलर्जी टेस्ट के नाम पर लोग जो है खर्च करते हैं। पूरे देश से खून आता है अलग अलग प्रकार की, ये 500 प्रकार से ज्यादा का एलर्जी टेस्ट होता है। तो उसमें जिनको खाने पीने की चीजों से एलर्जी है, वो एक तो मंडूकासन करें, योग मुद्रासन करें, वक्रासन करें, पवन मुक्तासन करें, और सर्वकल्प काढ़ा या लिवोग्रिट ले लें। जिनको स्किन की एलर्जी है तो स्किन के ऊपर नारियल का तेल, भीमसेनी कपूर मिला करके लगा लें, ऐसी ये। और जिनको आंखों में एलर्जी है वो आईग्रिट ले लें, और आईग्रिट ड्रॉप भी डाल लें। जिनको कान में एलर्जी होती है, खुजली चलती है बहुत, फिर अलग टेनिटिस और तमाम पत्र हो जाते हैं, तो ईयरग्रिट और ईयरग्रिट का ड्रॉप का सेवन। स्वामी जी, तो मैंने आपने एक एलर्जी को पूछा, मैंने सारी एलर्जी बता दीजिए पूजा। क्योंकि पोल्यूशन से एलर्जी में सबसे कॉमन भी एक एलर्जी है स्वामी जी, छींके आना, आंख और नाक से पानी बहना। तो ऐसे कई लोगों को मैं भी जानती हूँ जिनकी छींके शुरू होती हैं तो रुकने का नाम ही नहीं लेती, और इस कंडीशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? ये छींक आने से ना, एक तो स्नीजिंग, अरे बोले अपशकुन हो गया, लोगों का माथा ठनक जाता है। अच्छा, हमारे
जो ज्योतिषाचार्य जी है इंदु प्रकाश जी, भविष्यवाणी में कई बार बताते रहते, छींक आ जाए तो क्या करें, बिल्ली रास्ता काट जाए तो क्या करें। अरे बिल्ली रास्ता काट जाए तो भाई पहले बिल्ली को निकल दे, तो फिर अपने आप निकल जाओ कोई शेर थोड़ी आ गया था। अब छींक आ जाए तो क्या करें, तो भाई इंदु प्रकाश जी के उपाय जिनको सुनने हैं वो तो हमारे से पहले उनको देख लिया करो, सुन लिया करो, लेकिन हम अपना उपाय बता रहे, बहुत जोरदार है। 5 काली मिर्च, 5 बादाम, 5 काली मिर्च, 5 बादाम और एक छोटा सा खजूर का मुनक्का का टुकड़ा डाल लो और उसको मुंह में चूस लो धीरे धीरे। पहले दिन से छींक आनी बंद लो। और घर में पाउडर बना के रखना है तो 100 ग्राम बादाम, 50 ग्राम शक्कर, खांड या गुड़ और 20 ग्राम काली मिर्च, शाम ये पाउडर खा लो, छींक बंद, एलर्जी बंद, नजला खत्म हो जाता है इससे। इतना जबरदस्त कार्यक्रम है ये। छींक जब ज्यादा आती है ना तो लोगों को हर्निया तक हो जाता है। छींक ज्यादा आती है तो आंखें लाल हो जाती है, चक्कर खा करके लोग गिर तक जाते, ये हालात हो जाती है। इतने एकदम दनादन छींक आती है, उठते ही जमीन पर पैर पड़ते ही ऐसे छींक आती है। जरा सी ठंडी हवा लग जाए, जरा सा एसी, जरा सा कूलर, जरा सा पंखा, जरा सी गर्मी, जरा सी सर्दी, धूप छांव में भी, पेड़ के नीचे गए तो छींक, पेड़ के नीचे से आए तब छींक, छी 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 छी। स्वामी जी बल्कि मैंने तो सुना है हो जाएगी पूजा कि घर के बड़ों से सुना कि छींक सेहत की निशानी है। अगर 3 के अंदर अंदर है, 3 से ऊपर हो गई तो आप एलर्जिक हैं। हाँ वैसे भी कहते हैं, एक आप में अपशकुन ना, 3 तक आती है, मैंने वो एक शरीर का एक इम्यूनिटी रिस्पॉन्स है। कोई गंदी चीज अंदर जा रही है तो शरीर उसको बाहर निकाल देता है, ये इम्यूनिटी रिस्पॉन्स है। आपके शरीर के अंदरूनी शक्ति आपके कुछ चीजों से आपको बचने के लिए, और फिर अंदर से जो निकलता है ना बलगम, वो एक आपका शरीर का इम्यूनिटी रिस्पॉन्स होता है। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है, लेकिन ज्यादा छींक आना अच्छी बात नहीं। कभी कभी आ जाए, कभी कभी छींक आए, कभी कभी जम्बाई आए तो ठीक है, बाकी हर समय छींका छाके ठीक नहीं रहती है। उसके लिए ये पॉइंट भी है, ये साइनस के पॉइंट है हाथों में भी। और बिल्ली से भी बहुत डरने की जरूरत नहीं है। उस बेचारी की क्या हैसियत है कि वो आपका रास्ता काटे, आपने पता नहीं किस किस का रास्ता काट रखा है। अच्छा स्वामी जी, अब अगले विषय की तरफ हमने नए रास्ते बना दिए, योग का पथ। अरे वो मतलब उन लोगों के लिए था स्वामी जी जिन लोगों को बिल्ली से शिकायत होती, उन लोगों को मैं कह रहा था, आपके लिए नहीं है वो। स्वामी जी, एयर पोल्यूशन से देखिए बहुत सारे जो लंग्स को कैसे मजबूत करने, ये सारी बातें हो गई हैं, लेकिन कई बार केस बहुत बिगड़ जाता है और कैंसर तक की नौबत आ जाती है। सीधे बच्चों के लंग्स में जाकर ब्लड के जरिए बहुत सारे पार्टिकल्स नुकसान कर रहे होते हैं। तो ऐसे में शरीर के बाकी ऑर्गन को खतरा ना हो तो बाकी ऑर्गन पे भी कुछ काम कर लेते हैं और कैंसर तक की नौबत ना आ जाए, उसके लिए क्या करना होगा? तो कैंसर की नौबत ना आए इसके लिए लेस फिजिकल एक्टिविटी, लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ कैंसर। कैंसर सेल्स कैन नॉट थ्राइव इन एन ऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट। हमारी बहन ज्योत्सना मीनाक्षी पूजा दी, अब तो ये बहुत बड़ा तत्व है, बहुत बड़ा सिद्धांत है। लंबे सांस लेने से कैंसर नहीं होगा, मोटापा नहीं बढ़ेगा, शुगर नहीं बढ़ेगा, इम्यूनिटी लो नहीं होगी, फेफड़ा कमजोर नहीं होगा, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी। लंबे सांस लेने से आपका पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम, खून साफ रहेगा। लंबे सांस लेने से आप लंबा जियोगे। एक दूसरा कपालभाति, इससे लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, लॉन्ग आदि सब पूरे अच्छे रहते हैं। तीसरा अनुलोम विलोम। तो मेरे साथ इधर कुंदन है, बहुत ही अच्छे योगी बालक है हमारे, ये तो अनुलोम विलोम करेंगे और जो है कपालभाति करेंगे सायली जी और हमारे सुरेश जी जो हमारे मुंबई के प्रभारी हैं, और अरविंद जी जो है हमारा साथ देंगे आसन करने में। तो चलो अब आपने बाकी ऑर्गन्स की बात की तो उसकी भी बात कर लेते हैं। और कैंसर को भी हमने कैंसिल कर दिया है। एक गांव की बात आई, बाबाजी मेरे को कैंसिल हो गया। मैंने कहा तेरा कैंसर कैंसिल हो कर देते हैं पूरा ही। तो ये देखो पवन मुक्तासन, अब इसमें कपालभाति कर रहे हैं। लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, यूट्रस, लंग और गला। ब्रेन को छोड़ करके, ब्रेन का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। कपाल पर भाती तेज ओज आता है, इससे
अब हमने 2 सप्ताह से लेकर के 2 माह में और अधिकतम 9 माह में पूरा कैंसर ठीक किया है। सिस्टोग्रिड कल ही में आ रहा था, एक माता आई, उसने 10 तस्वीरें लेके, बाबा जी कोलन कैंसर था। दूसरे ने बोला आपने तो गायत्री से लेकर के और ज्योत्सना से लेकर के सबका सुना हुआ है कि कैसे कैसे, नेहा से लेकर के, शालिनी से लेकर के, ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, लीवर का कैंसर, कोलन कैंसर, ब्लड कैंसर, सिस्टोग्रिड डायमंड, ओरोग्रिड, ये खाली पेट दे देते हैं। कर्क्यूमिन गोल्ड वृद्धि बाधिका, काचनार गुगुल या काचनार घनवटी खाने के बाद आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, ये सब चीजें सुबह सुबह खाली पेट दे देते हैं। अनाज, नमक, मीठा सब बंद कर देते हैं। दूध और डेयरी प्रोडक्ट भी थोड़े दिन के लिए बंद कर देते हैं, बाद में शुरू कर देते हैं। तो पवन मुक्त आसन से लेकर के, मरकट आसन से लेकर के और उत्तान पादासन, जिससे जितना बन पाए ये अभ्यास करना। और ये औषध जो मैंने बताई खाली पेट खाने के बाद, ये औषध लेना, खान पान में चेंज करना, उपवास करना, इंटरमिटेंट उपवास तो डेली करना, एक बार सुबह 10 से 12 के बीच में, शाम को 7 से पहले 2 बार आहार लेना। और उससे शरीर में सेल्फ डिफेंस सिस्टम और अंदर का शुद्धिकरण, तन का, मन का, चित्त का, चेतना का, आत्मा का शुद्धिकरण, अंदर का हाइजीन, ऑटोफैजी जिसको बोलते हैं, ऑटोफैजी, उससे आगे माइटोफैजी, और ये अपने आप इतना परिष्कृत हो जाता है कि कैंसर कहीं पर भी हो, अनवांटेड ग्रोथ ऑफ सेल्स, इनडिसिप्लिन वर्किंग ऑफ सेल्स, इनडिसिप्लिन ग्रोथ एंड ब्रेकिंग ऑफ सेल्स, ये जो पूरा एक सेल से लेकर के एक एक टिश्यू ऑर्गन की पूरी जीवन का जो एक पूरा जीवन चक्र है, काल चक्र है, समय चक्र है, पूरा उसका एक जो नैसर्गिक प्रवाह है वो कहीं खंडित हो जाता है, इसी का नाम कैंसर है। और उसको हम ठीक कर देते हैं सहजासन, पवन मुक्तासन, सेतुबंध तो सभी कर लेते हैं। योगाभ्यास से और आयुर्वेद की औषधियों से हमने सभी प्रकार के कैंसर को पराजित कर दिया है। ब्रेन ट्यूमर को भी ठीक कर दिया। ब्रेन कैंसर पर मात्रा भी काम चल रहा है। बाकी भगवत कृपा से सारे लाइव एग्जाम्पल्स हमने इंडिया टीवी पर दिए, उनको हमने ठीक किया है। तो पवन मुक्तासन से लेकर के उत्तान पादासन तक, अब जो जिनसे बन पाए, शीर्षासन करो भाई, कुंदन जी और अरविंद जी शीर्षासन करो। देखो ये शीर्षासन बहुत जोरदार है। जो शीर्षासन कर सके, और सर्वांग आसन कर लो भाई, साइली जी और सुरेश जी, ओहो हो जबरदस्त है। देखो ये जो ये कर सके बहुत अच्छी बात है। बाकी हमारे जो है भाई बहन सब प्राणायाम करते रहे, प्राणायाम से ही उद्धार हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। बहुत जबरदस्त मामला है। अब किसी को कैंसर नहीं होगा, क्योंकि हमने एक एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन से लेकर के पूरे जीवन चक्र को योग से व्यवस्थित कर दिया। अथ योगानुशासनम, योग शुरू ही होता है सेल्फ डिसिप्लिन से। ये स्वामी जी देखिए, एक एक सेल का सेल्फ वर्किंग, एपोप्टोसिस, सब कुछ ठीक हो जाता है। जी मेरे भाई। खांसी के भी अलग अलग प्रकार रहे और उसमें भी रंग भेद भी शामिल हो गया। किसी को काली खांसी हो गई, किसी को गोरी खांसी हो गई। तो एक खांसी जो ड्राई वाली है स्वामी जी, सूखी खांसी, ये बड़ा लोगों को परेशान करती है और एक बार आनी शुरू होती तो कम वक्त रुकती नहीं है और बड़ा बहुत बेचैन करती है किसी को भी। तो ये ड्राई कफ जिसको है, सूखी खांसी के लिए एक तो अभी जो मैंने एलोवेरा का गरारा बताया था वो कर लें, अमरूद का पत्ता चूस लें, थोड़ा अनार चूस लें, मुनक्का, खजूर, उसके ऊपर थोड़ा सा सेंधा नमक डाल करके थोड़ा हल्का सा उसको गुनगुन गर्म करके ओवन में, और उसको चूस लेते हैं। उससे भी सूखी खांसी दूर हो जाती है। मुलेठी से सूखी खांसी दूर हो जाती है। मुलेठी से सूखी खांसी, मुलेठी, काली मिर्च साथ साथ लो तो गीली खांसी, काली खांसी, पीली खांसी, पीला पीला कफ निकलता तो पीली खांसी, और उसमें काला पूरा कबाड़ा इधर उधर का पॉल्यूशन आ जाता है तो फिर वो काला काला कफ निकलता है तो काली खांसी, और कफ ना निकले तो सूखी खांसी, और गीली खांसी जिसमें बलगम पूरा निकलता हो, जैसे किसी के अंदर फैक्ट्री लग गई हो। ये सर्वांगासन भी बहुत अच्छा है।
और ये शीर्षासन भी बहुत अच्छा है। जो ये करेंगे उनको फिर ये काली पीली गीली नीली हरी खांसी ये तो देखी नहीं हमने फिर भी तो हरियाली होगी वहां, फिर खांसी होगी। चलो बैठ जाओ, वहां खुशहाली होगी। अच्छा स्वामी जी, बहुत सारे लोग लंग्स फाइब्रोसिस से जूझ रहे होते हैं, तो क्या फाइब्रोसिस पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है? कितना वक्त लगता है इसमें? तो जिनको बहुत ज्यादा खांसी होती है तो वो तो सूखी खांसी वाले खाली श्वासारी लें, श्वासारी प्रवाही लें, और सूखी खांसी वाले, और जिनमें कफ कोल्ड बहुत रहता है, काली पीली नीली हरी धोली जैसे भी आती है, वो फिर श्वासारी के साथ पंचकोम में। लंग फाइब्रोसिस के ऊपर हमने रिसर्च किया मेरे भाई। ये रिसर्च की फैसिलिटी केवल आयुर्वेद के क्षेत्र में पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में, भगवत कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से पतंजलि में है। हमने लंग फाइब्रोसिस, सार्कोडाइसिस और लंग के और उपद्रव है ना, वो सारे ठीक किए। लंग में छोटी छोटी गांठें हो जाती है, कोरोना के बाद ये उपद्रव ज्यादा हो रहा है। तो इसमें क्या किया हमने, श्वासारी गोल्ड और ब्रोनकोम तीनों पर ही रिसर्च किया। लंग फाइब्रोसिस हमने इंड्यूस किया एनिमल्स में, एनिमल मॉडल में, और उसको ठीक कर दिया। ये पहली बार हुआ है। तो सुबह दोपहर शाम 3 बार ये गोलियां दे देते हैं, श्वासारी पंचकोल का पानी पिला देते हैं, और सारा खाना बंद करके 2 चीजें करते हैं, जरा गौर से सुनने की बात है। कफ रोगों में खजूर, अनार, बहुत ज्यादा भूख रहे तो पपीता, और भुना हुआ चना या चने की रोटी, और वो चने की रोटी हनी या च्यवनप्राश के साथ ही खिलाते हैं। बाकी सब चीजें बंद। जैसे वात रोगों में हम एटीएम की सब्जी और मिलेट से ही देते हैं, जैसे पित्त रोगों में हम केवल व्हीट ग्रास, एलोवेरा आदि यही पिलाते हैं, और अभी मैंने शीशम, पीपल और बेल का एक नया प्रयोग किया, वही पिलाते हैं। ऐसे कफ रोगों में ये खजूर कल्प जो भी बताया उन्होंने, बड़ा जबरदस्त है। घी, चिकनाई और ठंडा पानी ये बंद कर देते हैं। ठंडा पानी भी ऐसे कफ कोल्ड बना देता, पूरा उपद्रव हो जाता है। ठंडा पानी कभी नहीं पीना। बस ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो लंग फाइब्रोसिस भी ठीक हो जाएगा, अंदर से पूरे लंग क्लियर। 2400 किलोमीटर जो हमारी पूरी श्वास नली है ये अच्छी हो जाती है। और फिर प्राणायाम जरूर करें, पूरी क्लियर हो जाती है। नहीं तो अंदर से रुंध जाती है, जैसे कोई पाइप नली हो ना और उसके चारों तरफ कोई गंदगी इकट्ठी हो गई हो, ऐसे हमारी श्वास नलिकाओं में, हमारे लंग के अल्वलाइज में कूड़ा कचरा इकट्ठा हो जाता है, वो सारा क्लीन हो जाता है भस्त्रिका से। जी स्वामी जी। स्वामी जी, इन दिनों लंग्स पर भी मौसमी परेशानी काफ़ी ज़्यादा हावी हो गई है। सेहतमंद लोग भी कफ खांसी से परेशान हैं, तो एलर्जी, सिर में चक्कर, सुस्ती की शिकायत भी करते हैं। उनको क्या करने की ज़रूरत है इस बीच? मैंने सोचा लंग के ऊपर मौसमी, मैंने सोचा मौसमी फल आ गया तो ये मौसमी जो वेदर, मौसमी माने वेदर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती हैं, तो फिर सुस्ती आ जाती है। तो सेहतमंद लोगों का स्वामी जी अगर ये हाल है तो आलसी जीव जंतु क्या करते होंगे? तो उसके लिए एक तो थोड़ा वेग पूर्वक ऐसे करें, वेग पूर्वक भस्त्रिका करें, वेग पूर्वक कपालभाति करें, सब सुस्ती हट जाएगी, चुस्ती आ जाएगी, एलर्जी हट जाएगी, एनर्जी आ जाएगी, निर्बल बलवान बनेंगे, रोगी योगी निरोगी उपयोगी बनेंगे। ये कपालभाति, फिर ये अनुलोम विलोम, ये थोड़ा लंबा करना है। और सिर में दर्द हो तो सिर में दर्द का एक कारण होता है कफ कोल्ड, ये सब जम जाता है, उससे होता है। तो उसमें तो अणु तेल, षडबिंदु तेल या सरसों के तेल में थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सौंठ, हल्दी, अदरक, थोड़ा सा उसके अंदर लहसुन, इसको पका करके फिर रख लो, उसको नाक में डालें। ये कफ कोल्ड वालों के लिए। और जिनकी पित्त की प्रकृति होती है उनको बादाम रोगन नाक में डालना चाहिए। सिर में दर्द होगा ही, बहुत ज्यादा सिर में दर्द होता है तो मेधाउटी मेमोरी ग्रिड भी देते हो, एक अलग बात है।
बाकी जो उपाय बताए ना बड़ा जबरदस्त। वैसे जल नीति सूत्र नीति भी हम बहुत करवाते हैं, उसका भी बड़ा अद्भुत लाभ होता है। ये छोटे छोटे उपाय कर ले। सिर दर्द के लिए यहाँ से थोड़ा दबा ले, यहाँ से दबा ले, यहाँ से थोड़ा, यहाँ भी चेहरे पर फेशियल मसाज कर ले थोड़ा, सरसों के तेल से, तिल के तेल से, अणु तेल से। और जिनको बहुत ही भयंकर सदियों पुराना मतलब जेनेटिक है, कफ कोल्ड की प्रॉपर प्रॉब्लम, और 2-2, 3-3 दशक से जिनको कफ कोल्ड चल रहा है, उनको फिर ज्योतिष्मती तेल डाल देते हैं। और अकेला ज्योतिष्मती झिलता नहीं है, बहुत भयंकर खखाटा उठता है, तो फिर थोड़ा अणु तेल डालते हैं। अणु तेल और ज्योतिष्मती दोनों मिला करके डाल देता है, एकदम क्लीन हो जाता है साहब। थोड़ा और ऑयलिंग और धारा ग्रीसिंग से होती नस्सी रहनी भी ले ले, चाहिए। थोड़ा पतंजलि बाम थोड़ा लगा ले। स्वामी जी ऑयलिंग ग्रीसिंग होती कार्यक्रम के अगले पड़ाव की नाक तरफ में, चलें, कान उससे में, पहले बस एक सिर में स्टडी तेल और है डालते जरा, रहते। उस पर मैं आपका ओपिनियन ले लूं। प्रदूषण की वजह से स्वामी जी लोगों का बीपी भी हाई हो रहा है, जिससे शरीर पर सिर से लेकर पैर तक एक तरह का खतरा बना रहता है हाई बीपी की वजह से। तो ये पोल्यूशन की वजह से बीपी कैसे बढ़ रहा है, उसको कंट्रोल कैसे करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अनुलोम विलोम करें और भ्रामरी उद्गीत करो भाई कुंदन जी और सुरेश जी। आप तो उधर पूजा कर लेंगी। ओम अनुलोम विलोम और शीतली शीतकारी। कफ कोल्ड में ऊंचाई भी फायदा करता है, ये तो भूल ही गया था मैं। कफ कोल्ड, स्नोरिंग, स्लीप एपनिया हो तो उसमें नस और ऊंचाई बड़ा अच्छा काम करता है। और बीपी बढ़ने में शीतली शीतकारी। कफ वाले ऊंचाई सिंहासन, और बीपी वाले शीतली शीतकारी। और ये पॉइंट दबाएं ये, और इसमें भी जो रिंग फिंगर का टॉप और अंगूठा है ना, ये 2 मेन है। ये दोनों हाथों में, दोनों पैरों में सेम, अंगूठे के टॉप पर और बीच में, और रिंग फिंगर के टॉप पर ऐसे, यहाँ और यहाँ, ये करें। और मुक्तावती बीपी ग्रिड लेनी। कफ कोल्ड की प्रकृति है तो लौकी का जूस मत पीना। लौकी का जूस ठंडा होता है, इसलिए कफ कोल्ड वालों को, अर्थराइटिस वालों को नहीं पीना। ये भी एक फैक्ट चेक बताना पड़ेगा एक दिन। कफ कोल्ड वालों को और दर्द वालों को, अर्थराइटिस वालों को लौकी का जूस नहीं पीना चाहिए। और कड़वी लौकी का जूस तो एक दिन बताया था हमने, वो तो मार देता है आदमी को, वो तो कभी नहीं पीना चाहिए। बाकी के लौकी का जूस, पेठे का जूस, कद्दू का जूस, ये दूधी बोलते, दूधी भोपला बोलते हैं, दूधी बोलते हैं, सोरेकाई बोलते हैं साउथ में। तोरी को हिरेकाई, लौकी को सोरेकाई। ये जूस बड़ा जबरदस्त होता है। सोरेकाई का जूस पिए, हिरेकाई की सब्जी खाएं, और मुक्तावती बीपी ग्रिड ले ले। बीपी परमानेंट क्योर हो जाता है मेरे भाई। लोग कंट्रोल करने की बात करते हैं, हम तो क्योर वाले हैं मेरे भाई। बीपी क्योर हो जाए, जड़ से मिटाने वाले हैं, और उससे फिर मन भी शांत हो जाएगा, गुस्सा भी नहीं आएगा। हाँ, जड़ से रोगों को मिटाते, निर्बीज निर्मूल करते रोग। स्वामी जी अब जरा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दूं, फिर आपके पास लौट कर आता हूं। डेंगू के जहरीले डंक से बचने का क्या है उपाय? सीजनल वायरल टाइफाइड जैसे बुखार को कैसे हराएं? कौन सी आयुर्वेदिक औषधि से इम्यूनिटी बूस्टर बनाएं? स्वामी रामदेव के मंत्र, 3 जानलेवा बुखार का होगा अंत, तो इम्यूनिटी बढ़ाइए और तमाम तरह की बीमारियों से निजात पाइए, क्योंकि कोरोना से भी 7 गुना ज्यादा घातक बीमारी आने की आशंका है। WHO ने इसे डिजीज एक्स का नाम दिया है। तो कल सुबह 7:56 पर हमारा ये शो आपसे बिल्कुल मिस नहीं होना चाहिए। 7:56 से पहले ही अपनी मैट के साथ बैठ जाइएगा इंडिया टीवी लगा करके। स्वामी जी आज आप गिलोय की बात कर रहे थे, तो गिलोय को लेकर के क्या है फैक्ट चेक, वो बताइए। तो एक तो ये गिलोय जो है ना, खुद ऐसे ऐसे बढ़ती है और खुद भी उलझ पुलझ सी दिखती है। तो इसमें भी कुछ लोग उलझ गए थे। तो जिनका पहले से ही लीवर खराब था उनके ऊपर, और वो बेचारे गिलोय पी रहे थे, उनको या पिला दी गई उनको। तो पहले से ही लीवर खराब है तो उसमें फायदा करती है, लेकिन पहले से लीवर खराब, उनका लीवर का प्रॉब्लम बढ़ गया तो बोले लीवर खराब हो गया, ऐसा करके इंटरनेशनल जर्नल्स में, और वो भी भारत के ही कुछ योग विरोधी और कुछ अपने आयुर्वेद विरोधी लोगों ने यह प्रोपेगेंडा फैलाया। तो आज हमने फिर उसका उन पेशेंट्स का पूरी जांच की, तो पड़ताल करने पर पता लगा उनका गिलोय खाने से लीवर खराब नहीं हुआ, पहले से लीवर खराब था उनका। तो गिलोय से लीवर खराब नहीं होता, लेकिन ये बात भी सच है, अति सर्वत्र वर्जयेत। गिलोय इतनी सी डंडी लेनी चाहिए। अब कोई एक आदमी इतना सा पिएगा तो भाई इतनी सी गिलोय किसी के, इधर आओ कुंदन,
अब इतनी सी गिलोय किसी की पिटाई करने में तो काम आ सकती है, लेकिन ये पिटाई भी ये जिसको कमर में दर्द हो उसको ठीक कर देती है। एक बाबा आया था हरिद्वार में, वो ऐसे ऐसे मार मार के लोगों की बीमारी ठीक किया करता था। तो भाई किसी के साथ अच्छा इससे थोड़ी पिटाई भी हो जाए तो हड्डी पसलियां नहीं टूटेंगी। तो ये पिटाई के लिए तो किसी को यूज करना हो तो इतनी यूज कर लेना, दवाई के लिए इतनी मत पीना। तो एक 42 से ज्यादा गिलोय नहीं पीनी चाहिए। गिलोय से लीवर खराब नहीं होता, बल्कि खराब हुआ लीवर अच्छा होता है। इससे फेफड़ा अच्छा हो जाता है। आज जो बात है ना मेन, फेफड़े की सारी बीमारियां, सारी एलर्जी, वात पित्त कफ त्रिदोष इससे अच्छे होते हैं। ये इम्यूनिटी बूस्टर है, इससे ज्वर अच्छा होता है, इससे कैंसर अच्छा होता है, इससे मोटापा दूर होता है, इससे शुगर की बीमारी अच्छी होती है। ये फैक्ट चेक है गिलोय का। गिलोय का नाम है अमृता। और हमारे जो साइली है, इधर आओ बेटा, इनके पिताजी का क्या नाम है? दयानंद जी। उन्होंने तो पूरे मुंबई में गिलोय को बांट बांट कर करोड़ों लोगों को जीवन दिया है। तो बेटा ऐसे सबको बांटते रहो। बहुत बहुत प्रणाम। तो गिलोय संजीवनी है, ये अमृता है, इसका नाम ही अमृता है। वैसे अमृता फडणवीस भी है यहाँ, देवेंद्र फडणवीस जी की पत्नी। तो तो ये अमृतदायिनी है, ये कोई भी विषैला प्रभाव इसका नहीं। हाँ, इस पर जो काले काले गुमड़े से होते हैं ना, वो गिलोय यूज नहीं करनी चाहिए, वो जहरीली होती है। हाँ, ये बिना गुमड़े वाली, बिना फोड़े फुंसे वाली गिलोय यूज करनी चाहिए। बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी।